हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल मिलाकर 28 प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएटेड देखेंगे। सो ये बहुत ही 1 घंटे का वीडियो होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। पूरा हम लोग कंसेप्ट को शुरू से अंत तक समझ लेंगे। सो पहला जो प्रॉब्लम है 1 to 12 वो बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ पर बेस्ड। ये प्रॉब्लम्स आपको नीट से, जेई से, एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं। सो व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ मीडियम, तो इसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब फ्रीक्वेंसी है वो किसी सोर्स का प्रॉपर्टी होता है। यदि सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सोर्स मूव नहीं कर रहा है तो मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी होता है न्यू इंटू लैम्डा के इक्वल, जहाँ न्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अनचेंज्ड हो गया। और वी आपको क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि मीडियम चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि लैम्डा क्या होगा, चेंज होगा। So wavelength increases but frequency remains unchanged. Wavelength decreases but frequency remains unchanged. So ये दोनों करेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम में मूव कर रहा है। यदि लाइट रे आपको रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा हो, सपोज करो कि लाइट रे इनिशियली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 में है और वो मूव कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 में। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। सो क्लियरली डेंसर मीडियम में लाइट रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करता है। सो यहाँ पर लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। और जो डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई माइनस आर, बिकॉज आर आपको आई से छोटा है। क्लियर है। अब इस केस में देखो कि डेंसर मीडियम में तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। सो इस केस में सी के लिए ये केस हो गया। अब सपोज करो कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है जहाँ पर दूसरा मीडियम क्या है, रेयरर है। मीन्स कि ये डेंसर है और इसके रिस्पेक्ट में ये आपको रेयरर है। तो लाइट रे नॉर्मल लाइन से दूर जा रहा है। ठीक है। मीन्स कि आर एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है और डेविएशन जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा। क्लियरली इसमें चूंकि वेलोसिटी लाइट रे का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, सो लैम्डा भी आपको इंक्रीज होगा। सो अब हमेशा ध्यान रखना कि रेयरर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता है, डेविएशन आर माइनस आई होता है। जबकि यदि डेंसर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जिसके बारे में हम लोग इतना बोल रहे हैं। ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मैं बोला कि किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी घटता है। सो जिस फैक्टर से घटता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब यदि हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे, और यदि मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सो वेलोसिटी इन मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं और पहला टर्म आपको डिनोट करता है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और दूसरा टर्म होता है मीडियम का। लाइक मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का क्या होता है, 4/3 हो गया। लेकिन मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप ऐसे डिनोट करोगे। क्लियर है। सो यहाँ तक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सो आपको मालूम है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा के इक्वल होता है, और v क्या हो जाएगा, c बाई म्यू के इक्वल हो जा रहा है। क्योंकि मीडियम में वेलोसिटी क्या हो रहा है, म्यू फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। सो आप यहाँ से क्लियर बोल सकते हो कि लैम्डा और म्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। सो इसको हम लोग आगे फर्दर समझेंगे। पहले वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सो वेलोसिटी v1 बाई v2 हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 1। सपोज करो कि एक मीडियम में, पहले मीडियम में इसका वेलोसिटी v1 है, दूसरे मीडियम में इसका वेलोसिटी v2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई न्यू इंटू लैम्डा 2। सो वेलोसिटी का रेशियो हो गया वेवलेंथ का रेशियो, और चूंकि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप बोल सकते हो कि μ2 बाई μ1। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से प्रॉब्लम्स पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं और जेईई मेंस में भी पूछते हैं।
सो आप ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसमें लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होगा, और वो रेयरर मीडियम होगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है। उसी तरह से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मोर होगा, म्यू यदि हाई होगा तो डेंसर मीडियम होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा। सो डेंसर मीडियम हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेयरर मीडियम हैज़ लार्जर वेवलेंथ। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। क्लियर है? सो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिलेशन ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या होता है रिफ्रैक्शन में, वो हम लोग समझ गए। अब प्रॉब्लम नंबर 2 है जो एनसीईआरटी से पिक किया गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सोर्स, इट्स वेवलेंथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इट्स इंटेंसिटी। तो वेलोसिटी आपने देखा, स्पीड देखा कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम, और ये क्लियरली ऊपर में भी वेलोसिटी है, नीचे में भी वेलोसिटी है, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया। आपको ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के रिस्पेक्ट में 3/2, वाटर का होता है 4/3। सो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? जब हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। लाइक मैं बोला हूँ कि फर्स्ट टर्म जो सेकेंड वाला राइट हैंड साइड में लिखते हैं किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है यहाँ पर यदि एयर हो या वैक्यूम हो तो उसको आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइक ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, वाटर का आपको 4/3 है, और इसको आप सिंपली म्यू से भी डिनोट करते हो। तो यदि सिंपली आपको म्यू दिया रहे तो आप समझना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो रहा है। या क्लियरली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अप्रॉक्सीमेटली 1 मानते हो, हालांकि ये 1 से थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर है? अब हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? सपोज करो कि ये आपको वाटर हो और दूसरा मीडियम आपको ग्लास हो, मीन्स कि लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही हो, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसको कैसे डिनोट करोगे? म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और चूंकि वाटर के रिस्पेक्ट में तो आगे में आप W लिख दोगे। क्लियर है? यदि मैं बोलूँ म्यूजी एयर तो ये क्या हो गया? म्यू के इक्वल हो गया एब्सोल्यूट, लेकिन मैं ये लिख दूँ तो ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसको कैसे आप डिनोट करोगे? ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो। सो मैं यदि बोलूँ कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन एयर, और ये हो गया आपको 9/8 के इक्वल। क्लियर है? सो क्लियरली यदि मैं बोलूँ W म्यू जी तो ये हो गया म्यू जी बाई म्यू W, और मैं बोलूँ W ये ऐसे बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? म्यू W बाई म्यू जी। सो इस पर अगला कंसेप्ट और प्रॉब्लम बेस्ड है, एनसीईआरटी से पिक किया गया है, और नेक्स्ट कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिलेशन। ये आपको प्रॉब्लम एनसीईआरटी से पिक किया गया, अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखो आपको मैं बोला हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को यदि आप लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है? सो हमेशा ध्यान रखना है ये 2 तरीका होता है लिखने का। और साथ ही आप ये देखो कि इसको आप n से भी डिनोट करते हो, तो लिख सकते हो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो जिस मीडियम की बात हो रही है वो मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना। अब ये पहला प्रॉब्लम बोल रहा है n21 इज इक्वल टू 1/n12। सो आपको मालूम है n21 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये हो जाएगा n2/n1 हो जाएगा। क्लियर है? यदि आप एयर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो, और यदि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई n1/n2 दैट इज़ 1/n12। सो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। वैसे ही आप इसको भी करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा n3/n1 इंटू n1/n2। सो ये हो गया n3/n1
N32 हो गया। क्लियर, ये आ गया, ये भी सही है। ठीक है, वैसे ही आप ये देखो, ये आपको गलत है। ठीक है, N21 होना चाहिए, N2/N1 होना चाहिए, लेकिन N21 को N2/N1 इसमें लिखा गया है। सो पहला, दूसरा और चौथा सही है, सो एक करेक्ट है। इनफैक्ट ये जो फर्स्ट जो रिलेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो आपसे कभी ये पूछे ना तो आप एग्जाम में बनाना। मीन्स कि लाइट रे ऐसे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट पे मीडियम 2 में गई तो R पे गई। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक मिरर रख दिया इस तरीके से कि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। सो क्लियर है, जब लाइट रे यहाँ पर R एंगल पर इंसिडेंट होगी लौटते में, तो ये I एंगल पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर है, सो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। ये आपको इक्विवेलेंट थिकनेस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इफ C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देन द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास इज। देखो, मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग JEE रैंक के भी सॉल्व करेंगे। सो आप देखो कि ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यदि कोई आप स्लैब ले लिए, ठीक है, कोई आप ग्लास का स्लैब ले लिए, ग्लास का टुकड़ा ले लिए, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस T है, तो T थिकनेस को आप बोलोगे उसका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है। ठीक है, उसका एक्चुअल में ये लंबाई है। लेकिन लाइट रे को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा ना, वो क्या टाइम लगा, C/μ वेलोसिटी से जा रहा था। वेलोसिटी क्या हो गया, C/μ हो गया। तो टाइम लगा, यदि T1 टाइम की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, T/C/μ, दैट इज μT/C। सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये लाइट रे C स्पीड से, जो वैक्यूम के स्पीड से जा रहा हो, लेकिन इसका थिकनेस बढ़ के μT हो गया हो। मीन्स कि T थिकनेस का जो स्लैब था, T थिकनेस का जो ग्लास था, वो अब μT थिकनेस ऑफ एयर में चेंज हो गया हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अब, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ T है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ μT हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। यदि दो मीडियम के बारे में बात करें जो कांटेक्ट में होगा, तो एक का μ1 है पाथ और इसका लेंथ x1 है, इसका x2 है, μ2 है। तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसके कारण हो जाएगा μ1 x1 प्लस μ2 x2। सो क्लियरली फॉर ऑल मीडिया μ ग्रेटर देन 1, सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट था। और ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपको नीट से पिक किया गया है। ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वेव्स एज 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन बोथ आर ट्रेवर्स्ड बाय द सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये बोला एक कोई ग्लास का स्लैब है जिसका थिकनेस 4 सेंटीमीटर है, वो उतना ही नंबर ऑफ वेव कंटेन करता है जो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर करता है। क्लियर है। सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। सो ग्लास का 4 सेंटीमीटर ले लिया, सो नंबर ऑफ वेव आर सेम। सो नंबर ऑफ वेव क्या हो जाएगा। सो अब देखो कि यदि लैम्डा जी आपको एक वेवलेंथ हो गया, लैम्डा जी क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गया, तो 4 सेंटीमीटर में कितने लैम्डा जी हैं ये निकालने के लिए 4/λg कर दोगे। ठीक है, वो हो गया 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में जितने नंबर ऑफ वेव हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वेव बोल रहा है सेम है। सो 5/λw, लैम्डा डब्ल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन क्या है ना, ये नंबर ऑफ वेव सेम आ रहे हैं। सो यहाँ से λw/λg आ गया 5/4, और आपको मालूम है कि v न्यू लैम्डा के इक्वल होता है। सो क्लियरली आप बोल सकते हो vw/vg इज इक्वल टू 5/4, और क्लियरली आपको मालूम है कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपोजिट होता है, इन्वर्सली होता है। सो हो जाएगा μg/μw इज इक्वल टू 5/4। μw का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से आप μg का वैल्यू निकाल लोगे। कोई समझने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास में जितना नंबर ऑफ वेव है वही 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में है, और इसी से हम लोगों ने म्यू का रिलेशनशिप निकाल लिया और इसको सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ के कंसेप्ट को समझेंगे। इफ I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन द रेशियो sin I बाई sin R। और ये प्रॉब्लम स्नेल लॉ पर बेस्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए पहले हम स्नेल लॉ को समझते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
सपोज करो कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। लाइट दूसरे मीडियम में आता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। तो स्नेल लॉ क्या बोलता है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये एंगल थीटा क्या हो गया, थीटा आपको ये हो गया जो कि नॉर्मल लाइन से हम लोग ले रहे हैं। यदि इस मीडियम के बारे में बात किया जाएगा, मीडियम 1 के लिए बात किया जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। और इस मीडियम के लिए बात करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे के लिए μ2 है। सो ये बोल रहा है कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल है फर्स्ट मीडियम के लिए। सेकेंड मीडियम के लिए μ2 साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल है। सो इट मीन्स कि ये दोनों एक आपस में इक्वल होगा और μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल का साइन होगा वो उसका मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अब यदि हम लोग एक से ज़्यादा मीडियम ले लेंगे तो क्या होगा, तो सपोज करो कि मैं 3 मीडियम ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये एंगल थीटा 1 पे आया था और यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर के एंगल थीटा 2 पर गया। फिर यही थीटा 2 यहाँ पर थीटा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। सपोज करो कि ये एंगल आपको थीटा 3 में गया, फिर यहाँ पर ये थीटा 3 है तो ये भी एंगल थीटा 3 हो जाएगा। सपोज करो कि ये थीटा 4 एंगल पे गया। सो क्लियरली अलग अलग मीडियम के लिए μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, 4 मीडियम है। तो आप लिख सकते हो μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू μ3 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू μ4 साइन थीटा 4। क्लियर, आप ये समझ गए स्नेल लॉ का क्या कंसेप्ट है। अब पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो इसमें 2 मीडियम के बारे में बात हो रही है। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर हो जाएगा और साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा आपको μ2 बाई μ1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 μ2, ठीक है। और ये 1 μ2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि एक पेयर ऑफ मीडियम के बारे में बात किया जाए, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बारे में, सो इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये भी करेक्ट है। इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये रॉन्ग है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या होता है, μ2 बाई μ एयर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये ट्रू तब होगा जब ये आपको एयर से आ रहा हो। यदि किसी दूसरे मीडियम से आ रहा हो तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा। एंड इज वेरीज विद टेम्परेचर। सो हम लोग कंसेप्ट आगे फर्दर भी देखेंगे कि टेम्परेचर राइज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। सो क्लियरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर राइज होने पर डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी चेंज करेगा। सो आपको फर्स्ट सही है, आपको सेकंड सही है, आपको फोर्थ सही है। सो आप ऑप्शन देखो फर्स्ट टू फोर्थ, दैट इज सी, आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है। सो हम लोग स्नेल्स लॉ भी समझ चुके हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ 3 मीडिया, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। सो ऑप्टिकल डेंसिटी के प्रॉब्लम को समझने से पहले हम डेंसिटी के कंसेप्ट समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो डेंसिटी क्या है, आपको किसी मीडियम में किसी वेव को मूवमेंट करने में यदि ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम होगा तो वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम में आपको वेलोसिटी कम होता है। सो हम लोग देख लेते हैं लाइट के केस में क्या होता है, साउंड के केस में क्या होता है। लाइक मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में लाइट का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो लाइट के लिए वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। साउंड के बारे में बात करें तो साउंड का जो वेलोसिटी है वाटर में इंक्रीज हो जाता है। तो साउंड के लिए वाटर क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। वैसे ही आप एयर की बात करोगे तो जो लाइट का जो स्पीड है वो एयर में क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ऐसे तो वैक्यूम में होता है बट एयर में भी मान लो तो आप बोलोगे ये रेयरर है, जबकि एयर में साउंड का स्पीड क्या होता है, कम होता है, तो बोलोगे डेंसर मीडियम। सो यहाँ पर लाइट की डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। सो क्लियरली लाइट का डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी कम। वेलोसिटी कम हो जाएगा तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी कम होता है मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, लेस हो गया।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं इसका ऑप्टिकल डेंसिटी D1 है, इसका D2 है और ये D3 है इस मीडियम का, तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, R1 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो क्लियरली आप बोल सकते हो कि D2 इज ग्रेटर देन D1, मीन्स कि D2 इज मोर ऑप्टिकली डेंस देन D1। अब इसमें देखो एंगल इसकी तुलना में D3 की तुलना में इसमें क्या हो रहा है, आपको एंगल बढ़ रहा है। सो आप बोलोगे कि D3 इज लेस देन D2, मीन्स कि D3 रेयरर है D2 के रिस्पेक्ट में। सो देख लो आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शन देख लोगे तो क्या होगा, D1 आपको D2 से छोटा है, सो D1 D2 से छोटा है और D2 आपको D3 से बड़ा है, ठीक है। और एक आप एंगल देखकर ये भी समझ सकते हो कि जो D1 जो है ना वो D3 से कम है, ठीक है। सो इन तीनों का मिला करके जो ऑप्शन हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। सो D1 D3 D2 ये वाला आंसर करेक्ट होगा, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखो रीजन फॉर बेंडिंग दिया गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ड्यू टू दिस स्पीड डिफरेंस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड द लाइट रे मूव्स टुवार्ड्स द नॉर्मल लाइन। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ये इसकी क्लोज क्यों आता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 देख लेते हैं, जब रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया से होता है तो क्या अंतर आता है, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विद रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 μ2 μ3 एंड μ4 एज shown in the figure. The surface of all media are parallel if the emergent ray CD is parallel to incident ray AB. तो देखो यदि AB के पैरेलल यदि CD होगा तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। देखो यदि पैरेलल लाइट वो स्लैब्स हो, ठीक है, और लाइट रे यहाँ पर एंगल I बना रहा हो, यहाँ पर अलग अलग होता गया एंगल, ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में जब इसके पैरेलल निकल जाएगा तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तभी ये पैरेलल निकला है। सो यहाँ पर हो जाएगा μ4 इज इक्वल टू μ1। क्लियर है। देखो यहाँ पर दिया भी गया है रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया में क्या होगा, और यहाँ पर भी दिया गया है रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, और इसके इसमें ध्यान देना कि पहला मीडियम और जो लास्ट वाला मीडियम है वो यदि सेम हो, ये दोनों सेम हो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीपल होगा वो 1 के इक्वल है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आ जाता है। सो द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल इफ द मीडियम ऑफ बोथ आर सेम। प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं, ये आपको नीट 2004 से लिया गया, अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ए बीम ऑफ लाइट कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रेज इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट अ पॉइंट ऑन द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन कमिंग आउट ऑन द अपोजिट पैरेलल फेस द रेड एंड ग्रीन रे इमर्जेस फ्रॉम। सो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें बेसिकली हम लोग 2 कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि म्यू चेंज होने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या अंतर आता है, इसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। सो आपको मालूम है, यदि म्यू ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं R, वो क्या होगा, कम होगा। मैं एक बार फिगर फिर से बना देता हूँ। देखो यदि ये आपको डेंसर मीडियम में आए तो नॉर्मल की तरफ आ गया, मीन्स कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R वो कम हो गया। सेकेंडली क्या चीज़ है कि यदि लैम्डा यदि किसी का ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू कम होगा, ये आपको कॉची रिलेशन से होता है। सो ये देखो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है। अब जो विबज्योर है उसमें देखो कि वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। सो यदि लैम्डा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सो क्लियरली आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि इसका ज़्यादा है तो इसके लिए बेंडिंग ज़्यादा होगी, बिकॉज हम लोग ने देखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कम है और बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगा। सो अब बताओ कि इन दोनों के लिए यदि वायलेट लाइट हो और रेड लाइट हो, दोनों के लिए बेंडिंग सेम होगा? नहीं, दोनों के लिए बेंडिंग सेम नहीं होगा। अब फिर चूंकि ये ग्लास स्लैब है, देखो ये क्या है, आपको ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब पर यहाँ पर आया और लाइट रे क्या है, रेड है और ग्रीन है, तो ग्रीन आपको यहाँ पर है और रेड यहाँ पर है। सो आपको ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। सो इसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा और ग्रीन जो है वो ज़्यादा बेंड कर जाएगा। सो ये आपको ग्रीन हो गया और ये आपको रेड हो गया, ठीक है। सो रेड आप कम बेंड किया।
अब यहाँ से आपको मालूम है कि मीडियम सेम हो गए, ये भी आपको एयर था, ये भी सपोज करो एयर था, तो पैरेलल वे में निकल जाएगा। यदि ये एंगल आई है तो अब जो निकलेगा लाइट रे वो आई एंगल से निकलेगा। सो आई यहाँ भी रहेगा, आई यहाँ भी रहेगा। सो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, सो अब ये इसका ऑप्शन देखो, 2 पॉइंट प्रोपोगेटिंग इनटू डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, कि ये ऐसे होगा। अब देखो कॉची इक्वेशन क्या है, कॉची इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेवलेंथ का रिलेशनशिप दिया गया है। सो आप बोल सकते हो कि यदि लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घटता है, और इसका जस्ट अपोजिट है, लैम्डा घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। सो एनी मटेरियल इज मोर ऑप्टिकली डेंसर फॉर वायलेट लाइट देन द रेड एंड सफर मोर डेविएशन। क्लियरली, क्योंकि वायलेट लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स कि ऑप्टिकली डेंसर एंड सफर्स मोर डेविएशन। सो इफ मीडियम 1 and 3 आर द सेम देन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट लाइट रे आर पैरेलल, जो हम लोगों ने बात किया है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ से आपको ग्रीन निकलेगा, यहाँ से आपको रेड निकलेगा। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर वाइट लाइट होता है जिसमें कि सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो किसका होता है, वायलेट का होता है, और यहाँ पर रेड होता है। सो ये सारे पैरेलल में ही निकलते हैं। क्लियर है। सो प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं, और ये बोल रहा है ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट गोज थ्रू अ स्लैब हैविंग पैरेलल फेसेस। तो क्या होगा, लाइट रे इन द लाइट इनसाइड द स्लैब इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और उसके बाद फिर वो पैरेलल लाइट रे के रूप में निकल जाएगा। ये हम लोग देख लिए प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 12 है द एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो इनफैक्ट इस यही केवल फ्लैटनिंग ही नहीं है, बल्कि सन आपको सनराइज होने, एक्चुअल सनराइज होने से पहले दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में देखो, एक्सप्लेनेशन भी मैं एनसीईआरटी से पिक किया हूँ। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू atmosphere is responsible for many interesting phenomena. For example, the sun is visible a little before the actual sunrise and until a little after actual sunset. Means sunset हो गया लेकिन आपको sun दिखाई दे रहा है due to refraction of light. The refractive index of air with respect to vacuum is 1.0029. ठीक है, due to this the apparent shift in the direction of sun is about half a degree and corresponding time difference between actual sunset and apparent sunset is 2 minutes. The apparent flattening oval shape of sun at sunset and sunrise is also due to same phenomena. So आप देख सकते हो, यहाँ पर आप समझ जाओगे देख करके, यहाँ पर अर्थ पर जो पर्सन है और एटमॉस्फेयर में एयर होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। सो एक्चुअली में सन यहाँ पर है, बट रिफ्रैक्शन के कारण ये फील होगा कि ये यहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है और सन यहाँ पर है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम नंबर 13 to 17 है, ये शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें देखेंगे एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ के कंसेप्ट को। तो पहला प्रॉब्लम है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिक स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस T एज शोन इन द फिगर। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट डिस्टेंस D इफ द एंगल इज स्मॉल देन D इज। सो आपको कितने से लैटरल शिफ्ट हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। सो इसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और आप उस फॉर्मूला को समझने के बाद उसको ट्राई कीजिएगा। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसमें लैटरल शिफ्ट हुआ। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर एंड व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब इट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस एट 2 पैरेलल फेसेस एंड फाइनली इमर्ज आउट पैरेलल टू इट्स इंसिडेंट डायरेक्शन। मैंने बताया यदि ये मीडियम और ये मीडियम सेम रहेगा तो जो लाइट रे है ना वो इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल में निकलेगा, और क्लियरली इस कारण से ये लैटरली कुछ शिफ्ट हो गया। ठीक है, यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे जाता, अब ये शिफ्ट हो गया। सो यही आपको D निकालना है। क्लियर है। द रे अंडरगोज नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं बिकॉज पैरेलल है। द एंगल ऑफ इमर्जेंस E इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लैटरल जो शिफ्ट है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, और इसका वैल्यू हो गया T sec r sin I माइनस R। ये कहाँ से आया, बहुत आसान। यदि इसका थिकनेस T है तो आप देखो यदि यहाँ पर T थिकनेस दिखाया, ये डेल्टा क्या हो जाएगा, I माइनस R हो जाएगा। सो आपको निकालना है ये लेंथ। ठीक है, सो क्लियरली ये आप बोलोगे
साइन ये आई साइन डेल्टा हो जाएगा mn डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस लेंथ, इसको मैं p बोलता हूँ तो pm, mn डिवाइडेड बाय pm, और क्लियरली mn हो गया, आपको mn जो निकालना है pm साइन डेल्टा। अब ये देखो ये t है, ये आपको एंगल क्या है, r है, तो क्लियरली यदि मैं cos r बोलूँ तो cos r हो जाएगा t डिवाइडेड बाय pm, और यहाँ से pm का वैल्यू हो गया t बाई कॉस आर, सो ये हो गया t बाई कॉस आर साइन डेल्टा, डेट इज t सेक r साइन i माइनस r। सो सेम चीज़ आ गया, ठीक है। सो प्रॉब्लम को पिछला वाले को भी आप सॉल्व कर लोगे इसी पर। सो लैटरल शिफ्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट होता है नॉर्मल शिफ्ट। यदि कोई ग्लास स्लैब को ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेस कर दे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये x डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है, और ये जो x का वैल्यू है, जो शिफ्टिंग का वैल्यू है, वो है 1 - 1 बाई म्यू इंटू टी। आप ये याद कर लो, ये न्यूमेरिकल बनाने में कभी कभी काम आ जाता है। सो द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी शिफ्टेड टुवार्ड्स द स्लैब बाय अ डिस्टेंस x। अब हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पर बेस्ड है। एन एयर बबल ऑफ ग्लास स्लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, ये आपको नीट 2016 से पिक किया गया है। सो इसको सवाल सॉल्व करने से पहले जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, और कंसेप्ट है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। सो व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर सिचुएटेड इन डिफरेंट मीडियम में है, देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रियल पोजीशन। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है और ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में म्यू है, ठीक है। सो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर आपको रेयरर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट ना अपीयर होगा कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो यदि इसका एक्चुअल जो डेप्थ यदि h है, एक्चुअल इसका डेप्थ क्या है, h है, तो ये अब h डैश हाइट पे लगेगा, ठीक है, h डैश हाइट पे। सो कितना से ये शिफ्ट हुआ है, h माइनस h डैश। तो जो रिलेशनशिप होता है वो होता है h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू। अब ये म्यू क्या होगा, ठीक है, म्यू क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या होगा ये, तो ये म्यू होगा म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड, ठीक है। मीन्स कि इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर है, इस जो ऑब्जेक्ट है ना वो इस मीडियम में, सो ये आपको इंसिडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है, सो ये इंसिडेंट होगा, और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव होगा। आप चूंकि डेंसर मीडियम माने हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इसको म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय म्यू रेयरर। सब ध्यान रखना है कि h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू हो जाता है, और यहाँ से जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, h माइनस h डैश, डेट इज h माइनस h डिवाइडेड बाय म्यू। मैं यहाँ पर म्यू को इसी चीज़ से दिखाया हूँ, देखो म्यू डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। सपोज करो कि यहाँ पर ग्लास रहे और जो ऑब्जर्वर है वो वाटर में हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या लोगे, उस केस में म्यू का, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये सपोज करो ग्लास है और ये वाटर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, कोई कॉइन रखा गया है, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू वाटर। क्लियर है। सो ये वैल्यू डाल दोगे तो ये शिफ्ट क्या हो गया, h इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। क्लियर है, तो ये आपने निकालिए ये फॉर्मूला। सो इस केस में आप समझ गए देख करके कि रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ से हमेशा ज़्यादा होता है, और वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। यदि हम लोग कंसीडर किए कि आई या जो ऑब्जर्वर है वो आपको किस में है, एयर में है, और जो शिफ्टिंग हो गया वो h/4 हो गया। यदि ग्लास में ऑब्जेक्ट रखा गया और आप एयर से देख रहे हो तो शिफ्टिंग h/3 हो गया। सो क्लियरली एपरेंट डेप्थ h डैश डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये प्रॉब्लम आप देखोगे आपको बिल्कुल बच्चा की तरह लगेगा। ये बोल रहा है कि एयर बबल है जिसमें जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5 है।
सो एक साइड से मैं देख रहा हूँ तो 5 सेंटीमीटर डीप लग रहा है, दूसरे साइड से मैं देख रहा हूँ तो 3 सेंटीमीटर डीप लग रहा है। तो थिकनेस स्लैब का क्या है? सो एक साइड से 5 सेंटीमीटर, दूसरे साइड से 3 सेंटीमीटर, मीन्स की टोटल एपरेंट लेंथ या एपरेंट डेप्थ स्लैब का कितना हुआ? 5 + 3 8 मीटर। अब एक साइड से सपोज करो कि ये यहाँ पर से x डेप्थ पे रखा गया है, तो एपरेंट कितना हो जाएगा? x/μ। दूसरे तरफ से देखें तो ये इसका रियल डेप्थ कितना हो गया? L-x। यदि टोटल इसका लेंथ आप L माने तो L-x हो गया, तो एपरेंट कितना हो जाएगा? L-x/μ। सो क्लियरली इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये 8 के इक्वल होगा, और यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो L का वैल्यू हो गया 8μ, डेट इज 8 × 1.5, डेट इज 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, सिंपल इस फॉर्मूला इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। सो आई थिंक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। और हम लोग देख लेते हैं कि लैटरल मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही आसान है। सपोज करो कि x लेंथ का कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एपरेंट लेंथ क्या हो जाएगा? सो एपरेंट लेंथ यदि x डैश होगा तो आपको x डैश का वैल्यू क्या होता है? x/μ होता है, जहाँ μ आप जान चुके हो। μ क्या चीज़ था? μ जिसमें मीडियम रखा गया है, सो इंसिडेंट ये हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया। सो μ इंसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टेड। क्लियर है? सो ये कैसे हुआ? यहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन दिया गया, बहुत आसान है। यदि x लेंथ का इसका मान लो लोअर एंड आपको h डेप्थ पे है तो इसका एपरेंट होगा ना, वो आपको h डैश पे आ जाएगा, जहाँ h डैश का वैल्यू हो जाएगा h/μ। और वैसे ही जो अपर है वो है h-x पे, तो इसका अपर ये आ गया आपको, तो ये क्या हो जाएगा? h-x डिवाइडेड बाय μ। तो लेंथ ऑफ इमेज के लिए आप इसको घटा दोगे तो यही आंसर आ जाएगा। सो क्लियरली यदि मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्लियरली आपको x लेंथ का था और उसका अब क्या हो गया चेंज? x/μ हो गया, मीन्स कि x/μ हो गया, और x था तो क्या हो गया? 1/μ मैग्नीफिकेशन है, जहाँ μ का वैल्यू क्या है? 1/μ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा गया है, सो ये हो जाएगा 1/μd/μr, डेट इज μr/μd। सो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आसान कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 15 है। यदि एक से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्ट हो तो फिर एपरेंट डेप्थ क्या आएगा? सो ए वेसल ऑफ डेप्थ x is half filled with a oil of refractive index μ1 and another half is filled with water of refractive index μ2. The apparent depth of vessel when viewed from the above is। तो इस केस में आपको नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, और जब दो इस टाइप का होगा, जब इक्वल हो, मीन्स कि ये भी आपको T1 हो या T हो और ये भी आपको T हो, एकदम इक्वल हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो और μ2 हो, तो म्यू नेट होता है 2μ1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। और x जो एपरेंट होगा वो क्या होता है? x/μ था, तो यहाँ पर म्यू नेट हो गया, तो x/μ नेट, और म्यू नेट का वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू x × μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई 2μ1 μ2। क्लियर है? सो इसका हम लोग कैसे, इसका थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। इफ अ बीकर कंटेंट वेरियस इमिस्केबल लिक्विड एज शोन इन द फिगर, यदि D1 D2 D3 आपको डेप्थ का है अलग अलग लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 एंड μ3 है, तो एपरेंट डेप्थ बॉटम का क्या होगा? आपको इंडिविजुअल के कारण कैलकुलेट करना है, और ये लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं। यदि मिक्स कर जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो क्लियरली एक के कारण डेप्थ जो D1 है वो क्या हो जाएगा? D1/μ1, दूसरे कारण हो जाएगा D2/μ2, और तीसरे कारण हो जाएगा D3/μ3। जबकि एक्चुअल डेप्थ क्या है? सब डेप्थ को जोड़ दोगे, D1 प्लस D2 प्लस D3। सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यदि मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो ये जो D1 है उसके कारण होगा D1 माइनस D1/μ1। दूसरे के कारण क्या हो जाएगा? ये इतना ही से शिफ्टिंग हुआ है, दूसरे के कारण क्या शिफ्टिंग इसी तरीके से हो जाएगा D2 1 माइनस μ2। फिर तीसरे कारण क्या हो जाएगा? D3 1 माइनस 1/μ3, और इसी तरीके से जाएगा। सो आप यदि इसका कॉम्बिनेशन निकालना चाहोगे, इस कॉम्बिनेशन का आपको नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो, एपरेंट डेप्थ आपको मालूम है, एपरेंट डेप्थ ये क्या होता है? ये होता है रियल डिवाइडेड बाय म्यू।
क्लियर है। सो म्यू हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हो जाएगा रियल डिवाइडेड बाय एपरेंट। सो आपको रियल मालूम है d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, जो भी है दिया गया है सब डेप्थ को जोड़ दोगे और एपरेंट का आपको मालूम है ये, तो इससे आप कॉम्बिनेशन निकाल लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो यदि एन लिक्विड ले लोगे, सबका डेप्थ सेम ले लोगे तो क्या होगा, तो उस केस में d1 d2 d3 सब आपको d के इक्वल ले लो, तो ऊपर में क्या हो जाएगा एन डी डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है d कॉमन ले लोगे तो 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस सो ऑन 1/μn। क्लियर है, आपने सबका डेप्थ सेम माना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 एंड सो ऑन। ये आपको म्यू कॉम्बिनेशन हो गया यदि n डेप्थ का, यदि n लिक्विड हो इक्वल डेप्थ का। और यदि दो लिक्विड के बारे में बात करोगे तो क्या d1 d2 आप सेम मान लिए तो यही आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/μ1 प्लस 1/μ2, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। और आगे आपको प्रॉब्लम नंबर 16 है जो कि एम्स 2005 से लिया गया है। द एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज रिड्यूसिंग एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट एट अ कांस्टेंट रेट। द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इन सीसी पर मिनट इज। सो पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ, फिर आपको ये प्रॉब्लम फर्दर समझाता हूँ। देखो ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसमें वाटर रखा गया है, ठीक है। सो और वाटर इसमें से निकल रहा है, सपोज करो वाटर नीचे से निकल रहा होगा। सो अब देखो क्या है कि इसका जो एपरेंट डेप्थ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका जो बॉटम है वो आपको ऊपर में फील हो रहा है, सपोज करो यहाँ पर फील हो रहा है। तो ये यदि इसका रियल डेप्थ यदि h है तो एपरेंट डेप्थ क्या हो गया h डैश हो गया। अब बोल रहा है कि वाटर चूंकि निकल रहा है, इस टैंक का डायमीटर 2r दिया गया, मीन्स रेडियस r दिया गया, तो इसका जो एपरेंट डेप्थ है ना वो आपको फील हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से एक्चुअल में निकल रहा है। सो देखो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि एपरेंट डेप्थ होगा h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू के इक्वल हो जाएगा, और आप यदि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dh डैश बाई dt हो जाएगा 1/μ इंटू dh बाई dt। अब बोल रहा है कि एपरेंट डेप्थ 1 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से गिर रहा है, तो dh डैश बाई dt दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर मिनट। सो ये x इज इक्वल टू 1/μ dh बाई dt, और यहाँ से आ जाएगा dh बाई dt इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। अब म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू आपको अब मैंने देखा था म्यू क्या था, डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, या लाइट रे आपको जिस मीडियम से आ रही थी वो आप डेंसर मान लिए थे और रेयरर मान लिए थे जिसमें कि जा रही थी, रिफ्रैक्टेड हो रही थी। सो क्लियरली ये हो जाएगा म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू एयर, और म्यू वाटर का वैल्यू देखो कितना दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज n2 है, सो n2 बाई n1। सो ये क्लियरली ये हो जाएगा n2 बाई n1 इंटू एक्स इज इक्वल टू dh बाई dt। अब ये तो हो गया कि इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, उसका हाइट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इन cc पर मिनट। सो अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड के लिए आपको उसके एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा n2 बाई n1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, सो ये आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स n2 बाई n1। आप ऑप्शन देख लो तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 17 है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट 6 centimeter thick is silvered. An object held 8 centimeter in front of first face forms an image 12 centimeter behind the silvered face. The refractive index of glass is. So आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। यदि आपको ये जो फर्स्ट फेस के 8 सेंटीमीटर दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, और ये जो ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म कर रहा है ना वो बिहाइंड 12 सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर्ड लेंस है, ठीक है। सो आप कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये इसका फेस है जो कि सिल्वर किया गया, सेकेंड वाला फेस सिल्वर किया गया, तो इसका ना ये थोड़ा ऊपर की तरफ फील होगा, बिकॉज आपको इसका जो रियल डेप्थ है वो 6 है, तो एपरेंट डेप्थ यदि x होगा
तो ये क्या हो गया आपको x इज इक्वल टू 6 बाई म्यू, ये पहला इक्वेशन हो गया। ये तो आपको मालूम है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन रहा है। सो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, आपको इमेज के लिए ये वाला जो सिल्वर्ड लेंस का एपरेंट पोजीशन है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही दूर इमेज का नीचे में, बिकॉज ये आपको मिरर का प्रॉपर्टी मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स, ये x है ये और ये 8 है, तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस 6 माइनस एक्स। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया x प्लस 8 एंड इमेज डिस्टेंस हो गया 12 प्लस 6 माइनस एक्स। So clearly x plus 8 is equal to 18 minus x and 2x is equal to 10 and x is equal to 5. So clearly ये आया आपको x का वैल्यू 5 आएगा और म्यू यहाँ से हो जाएगा 6/5। इस इक्वेशन से इट इज़ 1.2। देखो कितना आसान प्रॉब्लम था, ठीक है। सो आई थिंक इस प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट है कि यदि ऑब्जेक्ट आपको रेयरर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ठीक है। लाइक यदि पानी में से देख रहा हो और ऊपर में आपको ऑब्जेक्ट हो, लाइक सपोज करो कि बर्ड हो, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये फिगर से भी दिखाया गया, आप समझ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी जो आप देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम और ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, और ये जो फॉर्मूला है, जब ये नॉर्मल लाइन के पास से देखा जा रहा हो, यदि नॉर्मल लाइन के पास से नहीं देखा जाएगा तो ये अप्रॉक्सीमेशन करके हम लोग निकालते हैं। हम लोग जो अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा का हम लोग यूज़ करते हैं। और ये तभी संभव है जब एंगल थीटा क्या होगा, वेरी लेस। और एंगल थीटा वेरी लेस कब होता है, जब आप यहाँ से एकदम पास से देख रहे हो, मीन्स कि ये एंगल जो है ना, एंगल ऑफ आपको इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बहुत कम है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा कि जो एपरेंट हाइट है, यहाँ पर चूंकि हाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एपरेंट हाइट बोल दो, एपरेंट डेप्थ बोल दो, वो आपको म्यू इंटू एक्चुअल हो जाएगा। मीन्स कि इसका एक्चुअल हाइट यदि h है ना, तो अब ये ज़्यादा हाइट पर दिखाई देगा, और इसको h डैश बोलोगे जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एच के, जहाँ म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू डेंसर डिवाइडेड बाई म्यू रेयरर, ठीक है। अब ध्यान देना, म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय म्यू रेयरर। सो यहाँ पर से आप निकाल दोगे तो ये बताओ कितना से ये ऊपर में शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है म्यू इंटू h माइनस 1। सो क्लियरली इस केस में एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट इज मोर देन द रियल हाइट, और शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वाटर के लिए ये हो जाएगा, ग्लास के लिए ये हो जाएगा। सो आसान कंसेप्ट है, आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं और आगे प्रॉब्लम नंबर 18 है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। 18 से 27 तक प्रॉब्लम हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का देखेंगे। पहला प्रॉब्लम है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम strikes a rarer medium at an angle of incident I. The reflected and refracted rays make an angle of 90 degree with each other. The angle of refraction and refraction are R and R dash. The critical angle is. So हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें उससे पहले थ्योरी देख लेते हैं। आपको थ्योरी समझ लोगे तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को यहाँ पर 3 फिगर से समझाया गया है। ये आपको फिगर ए है। आपको मालूम है कि लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल लाइन से दूर जाता है, मीन्स की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो आप आई बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, आर भी बढ़ता जाएगा। सो एक समय के बाद जब आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल या सी के इक्वल से मैं यहाँ डिनोट किया हूँ उसके इक्वल कर दोगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब क्या है कि आई का वैल्यू और फर्दर बढ़ाओगे तो इससे ज़्यादा ये आर का वैल्यू नहीं बढ़ सकता है, और उस केस में क्या होगा कि लाइट रे अब रिफ्रैक्शन करने के बजाय रिफ्लेक्शन करने लगेगा। सो जैसे आई का वैल्यू सी के इक्वल हुआ, अब आई का वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ा दिए, आई प्लस कर दिए, मीन्स कि
थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिए तो पूरा का पूरा लाइट रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और चूंकि टोटली कर रहा है रिफ्लेक्ट, कोई भी आपको दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो थीटा ग्रेटर देन सी, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, लाइट रे कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। सो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। अब आप ऐसा कैसे होता है ये आप स्नेल लॉ से समझ सकते हो। स्नेल लॉ क्या बोलता है ये आपको मालूम है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इस मीडियम के लिए या इस फिगर के हिसाब से देखोगे तो म्यू मान लेते हैं, इसको डेंसर बोलते हैं, तो म्यू डेंसर साइन आई इज इक्वल टू म्यू रेयरर साइन 90 डिग्री, ठीक है। अभी साइन 90 का वैल्यू इससे ज़्यादा, साइन इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो इसका वैल्यू नहीं हो सकता ना, 1 से ज़्यादा। और 1 वैल्यू आपको साइन 90 पे आ रहा है, बिकॉज आई का वैल्यू और बढ़ाओगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू और बढ़ेगा, लेकिन इसका वैल्यू अब और नहीं बढ़ सकता, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। क्लियर है। सो आप बोल सकते हो इस समय इस एंगल आई को क्रिटिकल एंगल बोल देते हो, और म्यू डी साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू आर के, और यहाँ से साइन क्रिटिकल एंगल हो गया म्यू आर बाई म्यू डी, डेट इज 1 बाई म्यू डी बाई म्यू आर। हम लोग हमेशा ना इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, 1 बाई म्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ म्यू हमेशा समझना कि म्यू डेंसर बाई म्यू रेयरर के होता है। और यहाँ से आ गया क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और इस आगे इसी फॉर्मूला का लिखा गया होगा म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी या कॉस सी, वेयर म्यू का वैल्यू क्या था, म्यू डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, द लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बस उसको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना है, लाइक क्रिटिकल एंगल यदि 30 डिग्री है तो आपको यदि 30.000000001 लिख दो डिग्री, तो क्या लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू बाउंड्री मीडिया के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बिकॉज क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला से देखोगे तो ये सी का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू होता है साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर दिया गया सी का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, जहाँ म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयरर। सो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय म्यू रेयरर, दैट इज साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, या आप साइन इनवर्स 1 बाय म्यू करके भी याद कर लो, ठीक है, जहाँ म्यू का वैल्यू आप समझ गए। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होगा तो लाइट रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है। सो ये अलग अलग 3 केसेस से दिखाया गया है। तो देखो, एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है, बिकॉज आप देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये इस फिगर समझ जाओगे, यहाँ पर थीटा एंगल था, ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहाँ पर गया थीटा, तो यही आपको यदि कोई डेविएशन नहीं होता तो लाइट रे ऐसे निकल जाता। अब क्या है कि ये डेविएशन हो गया, सो डेविएशन जब हुआ है तो ये डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा हो गया पाई माइनस 2 थीटा। सो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल। सो आप 3 अलग अलग केसेस में दिया गया, यदि नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है आर माइनस आई, ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है। अब इस सेकंड फिगर देखते हैं, जब ये आपको क्रिटिकल एंगल पर आता है तो क्रिटिकल एंगल पर आता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सो क्लियरली इस केस में आपको डेविएशन क्या होगा, देखो ये लाइट रे आपको ऐसे जा रहा है, नहीं होता तो ऐसे चला जाता है। सो यही एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा। सो ये एंगल सी है तो ये एंगल भी सी हो जाएगा, और ये डेल्टा हो जाएगा 90 माइनस सी। अब तीसरा केस देखते हैं, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, सो बस सी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग सी प्लस बोल दे या सी के इक्वल ही मान लो,
तो कितना हो गया डेल्टा पाई माइनस 2 थीटा डेट इज पाई माइनस 2c। और ये मैक्सिमम आपको डेविएशन पॉसिबल है, क्योंकि c का वैल्यू अब ज़्यादा करोगे ना, अब मान लेते हैं इसको c प्लस 10 डिग्री कर दो तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2c प्लस 10 डिग्री। सो क्लियरली c का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा पाई माइनस 2 थीटा था, तो थीटा का वैल्यू सबसे कम हो सकता है c पर। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। अब हम लोग प्रॉब्लम बना लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम था, सो ये प्रॉब्लम बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। सो मैं इसका फिगर भी बना देता हूँ। देखो यहाँ पर आई एंगल पर इंसिडेंट हुआ और बोल रहा है कि द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। सो ये आपको रिफ्लेक्टेड है जो आर एंगल बना रहा है, और ये आपको रिफ्रैक्टेड है, चूँकि ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी बोलता हूँ, इसका म्यू आर बोलता हूँ, रेयरर है, तो ये आर डैश होगा, जो कि आर डैश इज ग्रेटर देन आई होगा, और ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। सो क्लियरली आर प्लस आर डैश इज 90 डिग्री, और आर डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर, दैट इज 90 डिग्री माइनस आर, और आई इक्वल होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब आप स्नेल लॉ अप्लाई कर दोगे तो म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर डैश, डेट इज म्यू आर साइन 90 डिग्री माइनस आई, डेट इज म्यू आर कॉस आई। ठीक है, और यहाँ से आ गया आपको tan आई इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। अब आपको मालूम है कि क्रिटिकल एंगल होता है, मैं अभी देखा हूँ, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, जहाँ 1 बाई म्यू क्या होता है, 1 बाई म्यू डी बाई म्यू आर होता है, डेट इज म्यू आर बाई म्यू डी। अभी हम लोग थ्योरी में देखे हैं, अब चाहो तो फिर से स्नेल लॉ लगा करके निकाल भी सकते हो। सो ये आ गया म्यू आर बाई म्यू डी, आपको tan आई के आ गया। सो साइन सी इज इक्वल टू tan आई एंड सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan आई। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, क्लियर है। सो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडिया m1 एंड m2 आर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम मीडियम m1 टू m2 एट एन इंसिडेंट एंगल I if it suffers total internal reflection। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र किया है तो I must be greater than साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। आपको मालूम है कि क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, और क्रिटिकल एंगल सी के बारे में बात करोगे तो साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी होगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। सो ये अब देखो, आप म्यू आर का वैल्यू दिया गया है, म्यू आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू आर क्या होगा, रेयरर मीडियम। सो रेयरर मीडियम में जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा। सो वेलोसिटी क्या है, आपको 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू आर बाई म्यू डी इज इक्वल टू सी बाई 2, V2 है ये वाला, डिवाइडेड बाई सी बाई वी डी में बोल देता हूँ, वी डेंसर। सो ये हो गया आपको वी रेयरर हो गया। सो ये हो गया आपको वी डेंसर बाई वी रेयरर। सो वी डेंसर आपको है, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम है 1.5 एंड वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम है 2.0। सो ये हो गया आपको 3/4। सो म्यू आर बाई म्यू डी इज इक्वल टू 3/4। सो आपको आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। आप ऑप्शन देख लोगे तो ऑप्शन आपको ये करेक्ट होगा। समझ गए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालना था, वेलोसिटी दिया गया उससे आपने निकाल लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 देखते हैं। ये बोला क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम फॉर। सो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। देखो आपको क्रिटिकल एंगल्स क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, और सी हो गया 1 साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। सो यदि म्यू ज़्यादा होगा
तो आपको साइन सी का वैल्यू कम होगा और क्या है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम है। बिकॉज आपको साइन सी या साइन क्रिटिकल का वैल्यू कम होता है तो एंगल का वैल्यू कम होता है। क्लियर है? सो आप बताओ म्यू ज़्यादा किसके लिए होता है? विब्जियोर में, ठीक है। ये आपको लैम्डा का रेशियो है, लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है और म्यू ऐसे बढ़ रहा है। सो म्यू वायलेट इज हाईएस्ट, म्यू रेड इज लीस्ट। सो क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट इज हाईएस्ट एंड फॉर रेड इट इज लीस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल यहाँ पर इस थ्योरी को बताया गया है। देखो कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। सो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा। सो क्लियरली लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट और क्रिटिकल एंगल फॉर रेड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट। सो बहुत ही आसान है। इस पर एक जेई का प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपको अब जेई का प्रॉब्लम बहुत ही आसान लगेगा इस कंसेप्ट को समझने के बाद। बस आपको ध्यान रखना है कि रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है। Problem number 21. White light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure below. If green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains it. ये आपको JEE 2004 का प्रॉब्लम दिया गया है। सो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर फिर से फिगर बना देता हूँ तब आपको समझाता हूँ। देखो ये आपको एयर है, ये आपको ग्लास है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वाइट लाइट एक एंगल पर आता है, ये आप सपोज करो थीटा जी बोल रहे हो, तो ग्रीन लाइट बोल रहा है जस्ट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, मीन्स कि ग्रीन लाइट ऐसे करके गया है, ठीक है। बिकॉज आप थीटा जी का वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब जो आपको विब्जियोर में आपको मालूम है कि इस तरफ आपको इंक्रीजिंग लैम्डा होता है, मीन्स कि इस तरफ आपको इंक्रीजिंग म्यू होगा। सो ग्रीन लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसको जस्ट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड करा रहा है, मीन्स कि इन सब लाइट के लिए ये जो है ना VIB, इसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होगा, ठीक है। ज़्यादा म्यू लेस क्रिटिकल एंगल, आपको मालूम है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। सो म्यू ज़्यादा होगा VIB के लिए, तो उसके लिए एंगल जो क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए और उससे ज़्यादा एंगल दे रहे हो, तो ये सब लाइट सब क्या होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से कौन कौन लाइट रिफ्लेक्ट होंगे, VIB। और कौन कौन लाइट है जिनके लिए जो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा चाहिए, मीन्स कि उनके लिए ये जो थीटा जी है ना कम है कि वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो, तो वो है YOR। सो YOR इधर से निकल जाएंगे। समझे या नहीं समझे? सो आप बोल सकते हो लैम्डा ग्रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन, दैट इज म्यू रेड इज लेस देन म्यू ग्रेड ऑन एंड क्रिटिकल एंगल फॉर रेड विल बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन। सो मोर क्रिटिकल एंगल रिक्वायर्ड फॉर YOR। सो क्लियरली ये जो 3 लाइट रे है वो इमर्जिंग लाइट रे में होंगे। सो आप देख लो YOR। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा, जो हम लोगों ने कंसेप्ट अभी देखा। सो ग्लास एयर पेयर के बारे में बात करोगे तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। वाटर एयर पेयर के बारे में बात करोगे तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है। सो क्लियरली इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो आपको ग्लास एयर पेयर से ज़्यादा होना चाहिए और है भी 49 डिग्री है। सिमिलरली आप डायमंड एयर पेयर के लिए बात करोगे तो डायमंड का जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन ग्लास होता है, ठीक है। सो आप इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए और कम होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल देखो 24 डिग्री है। सो इस कारण से डायमंड में यदि लाइट रे गया तो लगभग हर एक सरफेस पर वो क्रिटिकल एंगल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है और इस कारण से वो अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्टेड होते रहता है। सो इसके बारे में हम लोग फर्दर देखेंगे। देखो टेम्परेचर, विद टेम्परेचर राइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज, देयरफॉर क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेज। सो कभी एग्जाम में पूछेगा टेम्परेचर इंक्रीजेज, म्यू डिक्रीजेज, क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं
और आगे प्रॉब्लम नंबर 22 है जो आपको नीट 2002 से पिक किया गया। इस टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं। फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन द फिगर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज। तो अब देखो यहाँ पर फिगर बनाया गया है, ये 45 डिग्री एंगल पर आ रहा है और लाइट रे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग जस्ट का कंडीशन लेकर के सॉल्व कर लेंगे। यदि ये एंगल आर होगा तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस आर होगा। सो इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर यदि आप स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या होगा, म्यू ग्लास, मान लो म्यू ग्लास साइन 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहला ये आ गया इक्वेशन और यहाँ से आ जाएगा म्यू जी कॉस आर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर लगा दो, ये Q है, यहाँ पर लगा दो आप स्नेल लॉ, तो क्या हो जाएगा 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू जी साइन आर। तो यहाँ से आ गया म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2, ये इक्वेशन 2 आ गया। आपको म्यू जी निकालना है, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो म्यू जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 डेट इज 3 बाई 2 एंड म्यू जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 23 है। ये बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ये भी होता है। डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ ए पॉन्ड, ये आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये हम लोगों ने देखा, ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। मिराज ऑन हॉट समर डेज, ये भी आपको ट्रू है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मीन्स कि डायमंड में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये भी होगा। तो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। पहला हो गया मिराज एंड ऑप्टिकल इल्यूजन इन डेजर्ट्स। सो डेजर्ट्स में जब ये जो अर्थ है वो बहुत गर्म हो जाती है, सैंड बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके पास का जो एयर है ना वो रेयरर हो जाता है। सो ये एयर आपको रेयरर हो गया और ऊपर का एयर आपको डेंसर हो गया। सो ये यदि कोई मान लो कि ये पेड़ है जिससे लाइट रे आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, सो यहाँ पर जब जैसे नीचे आएगी तो ये इट मीन्स कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में आएगी और यहाँ पर, और ये यदि रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी आई पर, सो आपको फील होगा कि इसे लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, इसी को हम मिराज बोलते हैं। फिर सेकेंडली आपको कोल्ड कंट्रीज में इसी टाइप का एक फिनोमेना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लूमिंग। ठीक है। सो इसमें क्या चीज़ है कि ये कोल्ड कंट्रीज़ है तो अर्थ के पास वाला जो एयर होगा वो क्या होगा, कोल्ड होगा तो डेंसर होगा और ऊपर वाला उसके रिस्पेक्ट में रेयरर होगा। सो यदि लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, डाइवर्ज हुई, तो ये यहाँ पर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होकर के ऑब्जर्वर के पास गई और ये ऑब्जर्वर को फील होगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है। तीसरा हो गया ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। देखो, ड्यू टू रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड स्पार्कल। सो आप सपोज करो कि ये डायमंड आप किसी शेप का बना दो, इसके अंदर यदि लाइट रे इंटर हुआ, सो आपको मालूम है कि डायमंड एयर पेयर के लिए क्या है, 24 डिग्री है। सो जनरली ये एंगल 24 डिग्री से आपको ज़्यादा होगा। सो ये क्या होगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो ये भी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। सो ऐसे करके ना बार बार रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के कारण डायमंड क्या होगा, आपको चमकता हुआ दिखेगा। सो डायमंड का जो स्पार्कल्स होता है, इट्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेनी लॉन्ग हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। ईच फाइबर कंटेंट्स अ कोर एंड क्लैडिंग। सो देखो, हर एक फाइबर का दो कंपोनेंट होता है, एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है। अब क्या है कि जो μ1 है ना वो μ2 से बड़ा होगा। सो यहाँ पर एक डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में जाएगी और किसी पर्टिकुलर एंगल पर लाइट रे यदि इंसिडेंट हो तो ये हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और उस सिनारियो में ये लाइट रे अंदर में ही ट्रेवल करेगी। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर μ1 इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग when the light is incident on one end of the fiber at some small angle. Light passes and undergoes repeated total internal reflection along the fiber and finally comes out. The angle of incidence is always larger than the critical angle of core material with respect to cladding. Clear है? Even if the fiber is bent, सपोज करो फाइबर को तुम बेंट कर दिए ना,
तब भी ये लाइट रे आपको पास करेगी, बिकॉज लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ट्रेवल कर रहा है. सो इवन इफ द फायर इज बेंड द लाइट कैन इजिली ट्रेवल थ्रू द फाइबर. ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी यूज्ड एज लाइट पाइप in medical and optical examination. It can also be used for optical signal transmission. Optical fiber have also been used for transmitting and receiving electrical signals which are converted to light by suitable ट्रांसड्यूसर्स. सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है. और ये ऑप्टिकल फाइबर का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. जो आप डेटा कम्युनिकेशन देखते हो, इतने हाई फाई जो आप स्पीड देखते हो इंटरनेट के, इट्स ऑल ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है. सो अब प्रॉब्लम नंबर 24 देखते हैं, जो कि आपको ऑप्टिकल फाइबर पर ही बेस्ड है. What should be the maximum acceptance angle at the ear core interface of an optical fiber if N1 and N2 are the refractive indices of core and cladding respectively? So core का N1 है, cladding का N2 है, ear का आपको 1 है. maximum acceptance angle क्या होगा? So acceptance angle का मतलब ये हो गया कि maximum angle हो जिसके लिए ये total internal reflection हो. तो आपको दो बार स्नेल लॉ लगाना है. पहला होगा 1 sin थीटा. सपोज को थीटा एंगल है तो 1 sin थीटा इज इक्वल टू N1 sin R. सो ये कोड में आ गया और ये एंगल आपको क्या हो गया, R हो गया. सो यदि ये R होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस R, जो हम लोग ने देखा है. सो फिर यहाँ पर लगा दोगे, क्या हो जाएगा, N1 sin 90 माइनस R इज इक्वल टू N2 sin 90 डिग्री. आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल. तो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल के मानोगे कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, जस्ट हो रहा है. बिकॉज एक्सेप्टेंस एंगल का वैल्यू यदि इससे ज़्यादा कर दोगे, थीटा का वैल्यू यदि इससे ज़्यादा कर दोगे तो आर का वैल्यू जो अभी आर है उससे ज़्यादा हो जाएगा और 90 माइनस आर का वैल्यू आपको कम हो जाएगा. 90 माइनस आर का वैल्यू कम होने के कारण यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है. ये क्लैडिंग में ये चला जाएगा, जबकि क्लैडिंग में इसको जाना नहीं, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है. सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे. सो N2 sin 90 डिग्री हो गया और यहाँ से हो गया, आपको दो इक्वेशन आया. पहले इस इक्वेशन से आया N1 sin R इज इक्वल टू साइन थीटा और दूसरे से आपको आया N1 cos R इज इक्वल टू N2. सो आप क्लियरली इन दोनों को जब सॉल्व कर लोगे तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया N1 sin R डेट इज स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर और यहाँ से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर. आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो यही आपको एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं. ये आपको JEE 2005 से पिक किया गया. व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर एट द बोथ सर्फेसेस. सो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. मैं इसका फिर से फिगर बना देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ. देखो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर बीच में 2 है और इधर स्क्वायर रूट 3 है. सो सपोज करो कि लाइट रे यहाँ पर थीटा एंगल पर इंटर किया, ठीक है. सो यहाँ से टोटली रिफ्लेक्टेड हो गया और ये चूँकि पैरेलल स्लैब्स हैं, सो यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा होगा और यहाँ से ये आपको रिफ्लेक्टेड हो गया. सो इस तरीके से ये अंदर में रिफ्लेक्टेड होते रहेगा. मीन्स कि दोनों सरफेसेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. सो दोनों सरफेसेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंडीशन है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये आप समझ सकते हो कि ये जस्ट यहाँ का कंडीशन आपको देखना है. देखो मिनिमम एंगल कहने का मतलब आप जस्ट ही लेना, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दोगे ना, सपोज को क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, जस्ट थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के में वो आने लगेगा, फिर वो इस टाइप के फिगर में चेंज हो जाएगा. सो कितने लोग बोलते हैं कि सर ये बोलता रहा है कि ये ऐसे जाना चाहिए, आप कर्व फिगर ऐसे बना रहे हो. सो इस सरफेस के लिए पहले इस सरफेस के लिए निकालते हैं और इसके लिए क्या हो जाएगा. देखो यहाँ पर 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो स्नेल लॉ लगाते जाओ. सो 2 sin C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 sin 90 डिग्री. सो फर्स्ट सरफेस के लिए, सरफेस P के लिए आपको हो गया sin C इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एंड C इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 45 डिग्री होना चाहिए. यदि मैं इस सरफेस के लिए बात करूँगा तो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 2 sin C1 इसको बोल दो, इसको C2 बोलो. 2 sin C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 sin 90 डिग्री. फिर ऐसे ही करके मैं निकाल लिया कि sin C2 का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 3 बाई 2 एंड C2 आ गया 60 डिग्री.
सो इन दोनों से एंगल क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है। इस पर रिफ्लेक्शन के लिए 60 डिग्री होना चाहिए कम से कम, और इस पर रिफ्लेक्शन के लिए कम से कम 45 डिग्री होना चाहिए। सो इन दोनों में जो ज़्यादा एंगल है ना, उस एंगल से ऊपर होना चाहिए। सो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम C1, C2 डेट इज 60 डिग्री। लाइक आप सपोज करो 70 डिग्री पे आया, तो 70 डिग्री पे यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन यदि 50 डिग्री पे आएगा, तो 50 डिग्री पे यहाँ पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की जगह रिफ्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए ना। सो इन दोनों का जो मैक्सिमम है ना, उससे ज़्यादा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। अब प्रॉब्लम नंबर 26 देख लेते हैं। ये आपको फील्ड ऑफ विजन फॉर अ फिश के कंसेप्ट पर बेस्ड है कि ठीक है, ए डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ पॉन्ड विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क नीडेड सो दैट लाइट इज नॉट कमिंग आउट। देखो हर तरह के प्रॉब्लम को मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। सो ये डिस्क का रेडियस r है और यहाँ पर 4 मीटर बिलो में है, तो यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है। तो इसका मिनिमम आर निकालने के लिए बोल रहा है कि लाइट यहाँ से कमिंग आउट ना हो, मीन्स कि लाइट यहाँ पर या यहाँ पर क्या हो, जस्ट आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन पास हो जाए, मीन्स कि लाइट रे यहाँ से ऐसे जाए, मीन्स कि इससे आपको कम में जाएगा तो ये डिस्क रोक देगा, इससे ज़्यादा में जाएगा तो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको रेडियस ऑफ डिस्क निकालना, सो बहुत आसान हो गया प्रॉब्लम को अब। सो 5/3 साइन, ये देखो ये μ1 है ना, ये म्यू है। सो 5/3 साइन एंगल ये थीटा मान लो। तो आप नॉर्मल लाइन से दे ले, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा 5/3 साइन थीटा का वैल्यू देखो, साइन थीटा हो गया r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ये लेंथ हो गया स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से r बाई r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 हो गया, और ये हो गया 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9 हो गया, और 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 हो गया, एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, और r का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, इस पर जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। फील्ड ऑफ विजन फॉर फिश और स्विमर, ठीक है। सो ये जो स्विमर है ना, या यहाँ पर फिश दिखाया गया, तो फिश को ना इसके ऊपर इसके ये जो एंगल है ना, बस इसी रेडियस में आपको दिखेगा बाहर की दुनिया। इससे बाहर वाले एंगल पर देखना चाहेगा ना, तो लाइट रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आप भी कभी पानी में रहो, एक नीचे में जा करके और ऊपर का देखने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ दूर कुछ एंगल के बाद पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस कुछ ही एंगल तक आप ऊपर देख पाओगे, ठीक है। सो ऐसे ही करके सॉल्व किया गया है। यहाँ पर क्रिटिकल का कंडीशन निकाला गया, म्यू डब्ल्यू साइन सी इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री, यहाँ से साइन सी का वैल्यू निकाल दिया गया, और जो क्रिटिकल एंगल निकाला गया तो वाटर के केस में आया 48.59 डिग्री। सो ये एंगल जो है ना, ये एंगल हो गया 48.59 डिग्री, इधर और इधर में दिखेगा। अब अपेक्स एंगल क्या हो जाएगा 2c, मीन्स की टोटल कितने एंगल में दिख सकता है, तो 98 डिग्री हो गया। रेडियस ऑफ बेस निकालने के लिए उसी तरह से फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे। रेडियस ऑफ बेस क्या होगा, h tan c, दैट इज h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर फिगर्स देख लो, ये आपको r है, ये रेडियस है, ये c है, तो tan c क्या हो जाएगा r बाई h, ये आपको h हाइट है। सो क्लियरली यहाँ देखो tan c इज इक्वल टू r बाई h, और r हो गया h tan c, और tan c का आपको निकाल दिए हो, एंगल c साइन c है 1 बाई म्यू,
सो tan c हो जाएगा आपको 1/√μ² -1, ठीक है। सो h डिवाइडेड बाई μ² -1। वाटर के लिए डाल दोगे तो वाटर के लिए आपको म्यू का वैल्यू 4/3 मालूम है, तो 3h/√7 हो जाएगा। अब इसका एरिया के बारे में बात करोगे तो एरिया होता है πr², r का वैल्यू डाल दोगे तो ये आ गया। सो वाटर के लिए एरिया का वैल्यू ये हो गया। बहुत ही आसान कंसेप्ट था, आप समझ गए होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 27 है। ये आपको एनसीईआरटी से पिक किया गया है। ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ए लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। नॉर्मली इस फेस ए बी पे हुआ है और रिफ्लेक्टेड ऑन द फेस बी सी पे। ये आपको फेस बी सी है, सो इससे रिफ्लेक्ट होना है। तो बहुत आसान है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है यहाँ पर 90 डिग्री पर है, मीन्स कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल लाइन से 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा और ये ऐसे आएगा। यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी पे आप थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल देखो यहाँ पर वाटर है बाहर में, ये ग्लास है, ये आपको क्या है ग्लास, ये आपको वाटर है। सो ये क्या है ग्लास वाटर इंटरफेस। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। ये ध्यान देना, ये आप स्नेल लॉ से चाहोगे तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से आपको आ गया साइन IC इज इक्वल टू 8/9 और IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। सो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 8/9 होगा। बहुत ही आसान था, ठीक है, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट्स पता हो चुके हैं। और पैरोप्रिज्म ये क्या होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म विच इज यूज्ड इन पेरिस्कोप और बाइनोकुलर्स। इट इज यूज्ड टू डेविएट लाइट थ्रू 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड ऑल्सो टू इरेक्ट द इमेज। सो ये लाइट रे को 90 डिग्री और 100 डिग्री से आपको डेविएट करता है, इमेज को इरेक्ट करने के काम में आता है। देखो यहाँ पर यदि जो इमेज है ना, ये इन्वर्टेड इमेज है, तो इसका रिफ्लेक्शन के बाद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आपको इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है, अपोजिट ओरिएंटेशन का बन रहा है। सो आई थिंक समझ गए होगे। अब लास्ट जो इसमें कंसेप्ट बचता है रिफ्रैक्शन में, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि JEE 2011 से पिक किया गया। सो इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस का थ्योरी का थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग आइडिया ले लेते हैं। सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो आपको नीट के लिए, ना आपको एम्स के लिए, ना ही आपको JEE के लिए। सो आप देखो कि सपोज करो कि कोई एक सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इंस्टेड ऑफ प्लेन सरफेस अब वो एक कर्व्ड सरफेस से आपको क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। सो प्लेन सरफेस नहीं, यहाँ पर कर्व सरफेस है जिसका रेडियस आपको r है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I दिया गया है, ठीक है। जो नॉर्मल से ये कितना एंगल बना रहा है, I बना रहा है। तो क्लियरली जो ये नॉर्मल लाइन क्या होगा, देखो कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन फिर परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप सपोज करो कि ये सर्किल है, तो सर्किल के आपको सरफेस से सेंटर की तरफ जो जाने वाली लाइन होगी ना, वही नॉर्मल लाइन होगी। सो अब यदि μ2 μ1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल लाइन की तरफ जाएगा। सो ये नॉर्मल लाइन की तरफ गया और ये एंगल स्मॉल एंगल r हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये था u और इमेज यहाँ पर बना, तो इमेज डिस्टेंस आपको v हो गया। अब आप बोलोगे कि एक लाइट रे से इमेज कैसे बन गया, तो एक लाइट रे तो ये आया, दूसरा लाइट रे ऐसे आया और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर इमेज बन गया। क्लियर है। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है, देखो यहाँ पर मैं फिगर से दिखाया भी हूँ, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला का यूज़ करना है वो है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो जिस स्फेयर का एक पार्ट होगा ना, उसका रेडियस होगा कुछ, ठीक है। सो उसका रेडियस आप कैपिटल R मान लो। अब ये कैपिटल R आप पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे, सो आप हमेशा ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो लाइट रे यहाँ से यहाँ इंसिडेंट हुई, मीन्स कि लाइट रे का इंसिडेंट का डायरेक्शन ये है। सो इस पॉइंट ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, सरफेस का जो मिड पॉइंट है,
उससे आप राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे, इस तरफ की डायरेक्शन को आप निगेटिव ले लोगे। क्लियर है। सो लाइट रे ऐसे आई और फिर यहाँ पर इमेज बन गया। सो ये इमेज डिस्टेंस हो गया v, जो कि पॉजिटिव साइन होगा इस तरफ। ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, जो कि आपको निगेटिव साइन होगा। और ये रेडियस है, सपोज करो इसका रेडियस इतना है, तो ये आपको हो गया r रेडियस, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सो इसमें साइन का एकदम ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। और जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये फॉर्मूला यूज़ करना है और उसके बाद साइन का यूज़ करना है। सो म्यू1 मीडियम से लाइट रे जा रहा है म्यू2 मीडियम में। म्यू2 मीडियम में इमेज बन रहा है या लाइट रे म्यू2 मीडियम में जा रहा है। क्लियर है। So mu1 is the refractive index of medium from which light rays are coming from object. Mu2 is the refractive index of medium in which light rays are entering. So mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, और आपको उसके बाद साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। क्लियर है। अभी लैटरल मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान कंसेप्ट है। द लैटरल मैग्निफिकेशन m इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। सो ये यदि आपको ऑब्जेक्ट हाइट h0 है, ये इमेज हाइट hi है, तो ये होता है hi बाई h0 इज इक्वल टू v बाई म्यू2 डिवाइडेड बाई u बाई म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 v बाई म्यू2 u। सो अब ध्यान रखना, आपको इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट के लिए v जो है ना, v आपको क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 था, तो v के लिए में आपको म्यू1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। v आपको ये डिस्टेंस है। ठीक है। तो v में आपको म्यू1 से मल्टीप्लाई करो, उल्टा मल्टीप्लाई करना है, और u में आपको म्यू2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। u जबकि म्यू1 में है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना है म्यू2 से। ठीक है। तो ये आया कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं। सो ये स्नेल लॉ से आया। सिंपली यहाँ पर स्नेल लॉ लगा दोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस i है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, तो म्यू1 साइन i इज इक्वल टू म्यू2 साइन r। और स्मॉल एंगल के लिए हम लोग लेंगे, हम लोग आप ध्यान दो कि ये जो लाइन है ना, जो नॉर्मल लाइन है, इसके क्लोज एंगल वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो क्लोज एंगल के लिए साइन i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan i एंड साइन r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan r। सो म्यू1 tan i इज इक्वल टू म्यू2 tan r, और यहाँ से tan i का वैल्यू क्या हो जाएगा, h0 बाई u। ठीक है। वैसे ही आपको tan r का वैल्यू क्या हो जाएगा, hi बाई v। सो आप ऐसे करके सॉल्व कर दोगे तो ये आ गया। सो याद कर लो। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, जेई का प्रॉब्लम आपको ये बिल्कुल बच्चा लगेगा। So problem number 28, water with refractive index 4/3 in a tank of 18 centimeter deep, while of refractive index 7/4 on water, making a convex surface of radius of curvature r is equal to 6 centimeter as shown in the figure. Consider oil to act as a thin lens and object S is placed 24 centimeter above the water surface. So जो S जो ऑब्जेक्ट है ये 24 सेंटीमीटर above the water surface के है, और इसके ऊपर एक r रेडियस का एक ऑयल का ड्रॉप है, जिसका रेडियस क्या है, r 6 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7/4। तो आपको पूछा है लोकेशन ऑफ इट्स इमेज इज 1 सेंटीमीटर एबोव द बॉटम ऑफ टैंक। 1 सेंटीमीटर एबोव द बॉटम ऑफ टैंक, देन x इज। सो आप पहले ये दो सरफेस, ये जो आपको सरफेस पे पहले लगाओ। ठीक है। म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब इसके लिए r का वैल्यू पॉजिटिव होगा, v का वैल्यू देखो ये क्या है, पहले एयर में था ऑब्जेक्ट और आ रहा है किसमें, 7/4 में। तो 7/4 बाई v1 माइनस 1 बाई, माइनस साइन लगा देंगे बिकॉज इस यहाँ से, अच्छा ये बहुत पतला ले रहे हैं, बहुत पतला ले रहे हैं, तो यहाँ से आप डिस्टेंस मानो या यहाँ से डिस्टेंस मानो, आप सेम मानोगे। ठीक है। अब देख लो क्या, कंसीडर ऑयल टू एक्ट एज अ थिन लेंस, इसीलिए दिया गया है। सो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से मानने की जगह यहाँ से मान लोगे। सो हो जाएगा -1 -24, और ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा +6। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो v1 का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। सो अब सरफेस बी के लिए देखो क्या हो जाएगा, आपको 4/3/v2, ठीक है, माइनस 7/4। v1 का वैल्यू आपने निकाला है कि इस तरफ है आपको +21 सेंटीमीटर। सो +21
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। सो ये आपको क्या है, प्लेन सरफेस है, तो आर का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई आर का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो V2 का वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर। सो इस सरफेस से ये 16 सेंटीमीटर इस तरफ होगा और क्लियरली ये टोटल 18 सेंटीमीटर है। सो इसे आप 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा। सो x का वैल्यू निकालना था, बॉटम ऑफ द टैंक से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, तो x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं था कि आपको बस 2 बार रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस के कंसेप्ट को अप्लाई करना है। सो मेरे ख्याल में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे कंसेप्ट को समझ लिए। कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लिखिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक शांति से देखिएगा, तो आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं फिर लेंस का वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।